अकबर के बारे में जानिए। समझो भाई, अकबर कौन? अकबर पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका जन्म 1542 ईस्वी में राणा वीरसाल के महल में हुआ। कहां हुआ? राणा वीर साल के महल में। क्यों? क्योंकि अकबर के पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत से निष्कासित कर दिए गए थे, तो ये शरणागत बनकर, रिफ्यूजी बनकर राणा वीरसाल के महल में थे। यहीं पर हुमायूं का निकाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो ये शेख अली अकबर की बेटी थी, जो कि एक सिया गुरु थे, और इन्हीं दोनों के बच्चे का नाम हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था, चूंकि हुमायूं का बेटा, एक राजा का बेटा है, राजा हमेशा युद्ध में रहे, तो इसका एक संरक्षक था, जैसे कटप्पा था बाहुबली के लिए, उसी टाइप से, जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान। तो सबसे पहले अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया था। जब हुमायूं, आप पिछले एपिसोड में देखे भी होंगे, जब हुमायूं वापस से रूल करने का कोशिश किया तो अफगानिस्तान पर पहले रूल किया था, तो इसे गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था अकबर को। फिर हुमायूं दिल्ली जब जीता तो अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। तभी क्या होता है कि जब वो पंजाब का सूबेदार था, उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि हुमायूं का मृत्यु हो गया दिल्ली में दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरने की वजह से। तो तत्काल में बैरम खान ने अकबर को का राज्याभिषेक करवा दिया पंजाब में ही। कब? तो 13 वर्ष की एज में, जबकि जब उसका ईयर हो रहा था 1556। जब पता चला हुमायूं को कि हेमू को कि हुमायूं का मृत्यु हो गया है, हेमू जो कि एक शेरशाह सूरी का ही वंशज आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, तो हेमू दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के लिए, मुगलों को खत्म करने के लिए पहुंचा। कैसे? तो देखो, हेमू पहुंचा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने अकबर के तरफ से, चूंकि अकबर बच्चा था, तो बैरम खां आया। बैरम खां अकबर के साइड से, मुगलों के साइड से इधर हेमू, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में, इसलिए ये कहलाया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत। इस युद्ध में, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मेनली 5 नवंबर 1556 में, इस युद्ध में हेमू हार जाता है, बैरम खान जीत जाता है। बहुत पावरफुल व्यक्ति था ये, जीत गया भाई। क्यों जीता? क्योंकि हेमू के आंख में एक तीर लग गया था, और उसी की वजह से वो मारा जाता है। अब जब बैरम खान जीता, तो ये नाम अकबर को देना चाहता था, क्रेडिट, ताकि लोग अकबर के राजा पद को चुनौती ना दे दे। लेकिन अकबर घबराया हुआ था, बच्चा था भाई 13 साल का, तो बैरम खान ने ही हेमू का सर कलम करके घोषित कर दिया कि अकबर ने इसे मारा और अकबर गद्दी पे बैठने के लायक है। अब अकबर तो भैया एक तरीके से नाम का था, एक्चुअल केयरटेकर तो बैरम खां था उस वक्त। बैरम खां जो पूरी सल्तनत को देख रहा था, तो बैरम खां का एजे एडमिनिस्ट्रेटर, एजे समझ लो रूलर टाइप से 1556 से 1560 का टाइम पीरियड चला। काम ये अच्छा कर रहा था बैरम खां, लेकिन एक महिला थी महामंगा नाम से, महामंगा, जो कि अकबर की धाई मां थी, केयरटेकर ही थी। महामंगा के बेटे का नाम था आदम खां। महामंगा चाहती थी कि इसका बेटा आदम खान रूलर बने, तो उसके लिए अकबर को इसे मारना होगा, और अकबर को तब तक कुछ भी नहीं कर सकती जब तक बैरम खां यहाँ पर है। तो ये एक षड्यंत्र रची, और षड्यंत्र के तहत बैरम खां को पहले हटाना था, फिर अकबर को मारना था, और तब आदम खां को गद्दी पर बैठाना था। महामंगा ने इस षड्यंत्र में कहानी क्या रचा, चूंकि बैरम खां सब कुछ हैंडल कर रहा था, तो बैरम खां के खिलाफ कहानी रची
कि बैरम खां अकबर को नहीं रूलर बनाना चाहता है, वो अपने बेटे को रूलर बनाना चाहता है। और ये बात हमीदा बानो बेगम के मन में भर दी। हमीदा बानो बेगम जो कि अकबर की अपनी माँ थी, और हमीदा बानो बेगम बार बार अकबर को यही बात बोले। देर सवेरे ही सही अकबर को इस बात पे यकीन हो गया, लेकिन बैरम खां की वजह से ही तो ये गद्दी पर बैठा था। बैरम खां ही नहीं तो हुमायूं को मारा था, अन्यथा मुगल उसी वक्त खत्म हो गए होते अगर बैरम खां नहीं होता तो अकबर जो है क्या करे, ये बैरम खां को बोला कि चच्चा जान, बहुत आपका उम्र हो गया, आप रिटायरमेंट ले लो और चले जाओ तीर्थ यात्रा में, मक्का मदीना चले जाओ। बैरम खां तो समझ चुका था, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति बोला ठीक है बेटा, रेडी है। बैरम खां मक्का मदीना जाने के लिए निकला। उसी वक्त 1560 का ईस्वी था। पीर मोहम्मद नाम से एक सेनापति, पीर मोहम्मद नाम से सेनापति, ये बार बार बैरम खां को परेशान करे कि जाओ भाई जाओ, लेट हो रहा है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बैरम खां तो ऐसे ही परेशान था कि उस पे अकबर ने शक कर लिया, जबकि वो सच्चा व्यक्ति है, फिर भी गुस्सा आ गया इसे। पीर मोहम्मद और सारी सेनाओं को मारना शुरू किया, सब भागने लगे। भागते भागते जब सब जाके शिवालिक के पहाड़ी के पीछे छिप गए। अकबर को कहानी पता चला, अकबर पहुंचा पंजाब। पंजाब में कॉम्प्रोमाइज कराया, बैरम खां को बोला कि ठीक है आप जो हुआ सो हुआ, आप जाओ। बैरम खां निकला। अब चूंकि मक्का मदीना जाना था, बाय सी वे जाना था, और समंदर का बंदरगाह था भैया गुजरात में, तो बैरम खां गुजरात के लिए रवाना हुआ। गुजरात से उसे मक्का मदीना जाना था। गुजरात में एक व्यक्ति जिसका नाम था जो मुबारक खां के पिता को हुमायूं के साथ मिलकर बैरम खां का भी मारा था एक युद्ध में। तो यहां पर गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात में वो मुबारक खां बैरम खां पर तीर चला देता, बैरम खां मारा जाता है, और यहीं पर बैरम खां का एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद महामंगा, अब चूंकि गद्दी में आ चुकी है तो महामंगा कहानी आएगा। महामंगा जो थी, ये अपना शुरू की पेटीकोट शासन बोल लो या पर्दा शासन बोल दो, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, ये अपना षड्यंत्र रच रही थी। तभी क्या होता है, अकबर एक मालवा पर अटैक करने के लिए महामंगा के बेटे आदम खां को भेजता है। आदम खां वहां पर इतना कत्लेआम करता है, बेकसूर लोगों को मारता है कि अकबर खां गुस्से में आदम खां को मार देता है। इसी सदमे में महामंगा का मृत्यु हो जाता है और ये पूरा पेटीकोट शासन वाला स्कीम ही खत्म हो जाता है। तो कैसे ये सारा घटना हुआ उसे समझते हैं, उसके लिए आपको जानना होगा अकबर का एक्सपेंशन। देखो अकबर तो बहुत कुछ किया, उसमें से सबसे पहला चीज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में कहां कहां गया, तो पहला हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं उसका राजपूताना अभियान। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया। देन आफ्टर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और देन आफ्टर बोल सकते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इस तरीके से ये चारों तरफ फैला है। तो सबसे पहले यहां पर बारी आएगा नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का, और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में दो एरिया है, एक है मालवा और दूसरा है गोंडवाना। तो पहले मालवा को देखेंगे, तो देखते हैं मालवा में क्या हुआ। मालवा 1561 ईस्वी में अकबर आदम खां को भेजा, अकबर जो है वो आदम खां को भेजा अटैक करने के लिए और एरिया को अपने अंडर लेने के लिए। आदम खां यहां पर जीत गया। आदम खां को पता चला कि मालवा का जो रूलर है बाज बहादुर, बाज बहादुर, इसकी वाइफ रूपमती बहुत खूबसूरत है। ये सोचा कि बाज बहादुर को मार देंगे, रूपमती को किडनैप करके अकबर को एक भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दे देंगे, अकबर खुश हो जाएगा। यहां पर बाज बहादुर अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, दोनों का लव मैरिज था।
रूपमती और महल की सारी महिलाओं को ये बोल दिया था एक रूम में तुम लोग बंद रहना, और अपने एक सूबेदार को बोल दिया कि तुम इस महल के आगे खड़ा रहना, जैसे ही पता चला कि हम हार रहे हैं तुम मेरी महल के सभी स्त्रियों को मार देना, काट देना। क्यों? क्योंकि इस्लाम में इस्लाम में जोहर यानी सुसाइड करना इसे पाप माना जाता है, गलत माना जाता है, इसलिए वो बोला कि तुम ही मार देना सबको। सभी रेडी थी। तभी क्या होता है कि ये जो आदम खां था ये उस सिपाही को ही पहले मार देता है। रूपमती क्या करे अपना इज्जत और जान बचाने के लिए, मेनली इज्जत बचाने के लिए, ये खुद अपने आप को मार दी। बाज बहादुर भागा हुआ था। अकबर को पता चला कि ना ये आदम खां मालवा में इतना खून खराबा कर रहा है कि पूरा नदी तक का पानी लाल हो चुका है। अकबर मोर्चा संभालने मालवा पहुंचा। मालवा जब पहुंचा, बाज बहादुर पकड़ा गया था। बाज बहादुर को लाया गया। बाज बहादुर को पता चला कि उसकी वाइफ रूपमती मर चुकी है। इसे बहुत तकलीफ हुआ। डेड बॉडी के सामने ही सर पटक पटक कर रोने लगा। अंततः इसका भी मृत्यु हो जाता है। अकबर को बहुत तकलीफ हुई इस बात से कि रूपमती और बाज बहादुर इन दोनों का मृत्यु हो गया इस तरीके से, मेरे एक गलत फैसले की वजह से, इस गलत आदमी की वजह से, आदम खान जैसे गलत आदमी की वजह से। अकबर क्या किया कि इन दोनों का स्मारक बनवा दिया उज्जैन में और स्थापित करवा दिया अपने रिग्रेट के तौर पर। ये मालवा में हुआ। ऐसा ही कुछ घटना गोंडवाना में भी होता है। गोंडवाना में 1564 ईस्वी में हुआ क्या कि गोंडवाना में दलपत शाह या संग्राम शाह, दलपत शाह या बोल लो संग्राम शाह की विधवा रानी थी जिसका नाम था दुर्गावती। दुर्गावती इस गोंडवाना पर रूल करती थी और गोंडवाना का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इतना बेहतर था कि वहां पर टैक्स ही नहीं लगाया जाता था। गोंडवाना आज के उड़ीसा पर का इलाका है। यहां पर क्या था कि लोग खुद भेंट स्वरूप दुर्गावती को उपहार में हाथी सोना दिया करते थे और उसी से पूरा राज्य खर्चा चला करता था, दान के पैसे से, ना कि टैक्स के पैसे से। इतने लोग अमीर थे, इतना दान देते थे। तो दुर्गावती पर अकबर के साइड से अटैक करने वाले व्यक्ति का नाम है आसफ खां। आसफ खां। यहां पर दुर्गावती से बोला गया या तो आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो जान से हाथ धो बैठे। दुर्गावती बोली कि नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस युद्ध में दुर्गावती हार गई और मारी गई। अकबर को पता चला कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना की स्थिति बहुत बेहतर था, बहुत अच्छी महारानी थी। अकबर को फिर रिग्रेट हुआ। ये क्या किया, दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को गद्दी सौंप दिया और वादा किया कि मुगल कभी भी गोंडवाना पर हमला नहीं करेंगे। ये था नॉर्थ साइड का, नॉर्थ सेंट्रल का जो उसका इन्वेजन था, जहां पर वो आक्रमण किया। अलग बात है कि वहां पर दोनों जगह वो जीत के हारा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसका राजपूताना अभियान, यानी राजपूतों के साथ क्या अभियान था। तो राजपूताना अभियान का जब बात करेंगे तो राजपूताना अभियान में आएगा पहला अजमेर, जिसे आमेर भी कहीं कहीं पर कहा गया है, आमेर। दूसरा आएगा मेड़ता। तीसरा आएगा चित्तौड़। देन आफ्टर चौथे नंबर पर आएगा रणथंभौर। फिफ्थ नंबर पर आएगा मारवाड़, बीकानेर या जैसलमेर। और देन आफ्टर छठे में आएगा गुजरात। ये 6 जगह पर राजपूताना अभियान में अकबर काम किया। पहला है भाई अजमेर, तो अजमेर को अजमेर।
अजमेर में क्या हुआ, अकबर घूमने गया था, 1562 ईस्वी का बात है। मैं एरिया वाइज आपको बता रहा हूं ना कि ईस्वी वाइज, इसलिए समझिएगा। ये घूमने गया था राजपूतों के इस इलाके में। वहां पर अजमेर के जो रूलर थे उस वक्त, बिहारी मल, जिसे भारमल भी कहा जाता है, वो घबरा गए अकबर के नाम सुनते ही। उन्हें लगा अकबर यहाँ पर अटैक करेगा, मेरे घर की महिलाओं को खत्म कर देगा, लोगों को बर्बाद कर देगा, क्या करे। अकबर से घबरा करके ये भारमल मैत्री और वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव अकबर के सामने पेश किया और बोला, भारमल भारमल बोला कि मेरी बेटी हरकाबाई से आप विवाह कर लो। अकबर बोला ठीक है, विवाह कर लिया। अकबर एक सेक्युलर व्यक्ति था, वो हिंदू मुस्लिम वाला कट्टर व्यक्ति नहीं था, सेक्युलर व्यक्ति था। अकबर विवाह भी किया और भारमल को और उसके बेटों को अपने दरबार में काफी ऊंचा पदवी भी दिया। दूसरा उसका अभियान हुआ मेड़ता का, मेड़ता जो 1563 का कहानी है। मेड़ता में जयमल के साथ इसका युद्ध होता है, इसमें अकबर जीता। इसमें क्या हुआ, जयमल भाग करके मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहां शरण ले लेता है। ये जयमल भाग जाता है और राणा उदय सिंह के यहां शरण लेता है, जो कि मेवाड़ के रूलर थे, मारवाड़ की सीमा पर ही था। अब क्या होगा, अब ये बढ़ेगा आगे, कहां बढ़ेगा, तो मेवाड़ के साइड जाएगा। तो मेवाड़ का राजधानी था चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ का किला बड़ा फेमस है, चित्तौड़। 1567 से 68 तक अकबर उधर ही युद्ध किया। हुआ क्या, चित्तौड़ में उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध होता है। एक साल इसलिए चला क्योंकि चित्तौड़ का किला पहाड़ों की ऊंचाई पर है, जाने का कोई रास्ता नहीं, और किला में इतना सफिशिएंट अनाज का भंडार है और इनफैक्ट खेती का भी व्यवस्था है कि 1 साल क्या 10 साल तक के लिए भी अगर घेराबंदी कर दिया जाए इस किला को, तो अंदर के लोगों का खाने पीने का व्यवस्था परिपूर्ण रहेगा। तो हुआ क्या कि अकबर काफी समय से झेल रहा था, इंतजार कर रहा था कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। इसे एक रास्ता मिल गया सुरंग का, सुरंग वाले रास्ते से अंदर गया। क्रोधित था, 1 साल से झेल रहा था, ये बहुत ही भीषण नरसंहार किया अकबर ने। इस नरसंहार में 2 व्यक्ति बहुत बहादुरी से लड़े, एक था जयमल और दूसरा था फत्ता, जयमल फत्ता। अकबर बड़ा इंप्रेस हुआ इससे। युद्ध के बाद जब दिमाग ठंडा हुआ तो इन दोनों का मूर्ति आगरा का अपना किला में भी लगवाया। देन आफ्टर अब बारी आता है रणथंभौर का, रणथंभौर 1569 का ये कहानी है। हुआ क्या, रणथंभौर में सुरजन राय, इससे नाम से एक व्यक्ति यहाँ के रूलर थे। क्या नाम था, सुरजन राय, सुरजन राय। तो अकबर यहां पर भेजा, पहले मान सिंहों की समझौता कर लो भाई, समझौता कर लो। बोला ठीक है, हम एग्री तो है, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, एग्री तो है, समझौता करेंगे, लेकिन मेरा कुछ शर्त होगा। शर्त क्या होगा, सबसे पहला कि मुगलों से किसी भी तरह का मैरिज वाला रिलेशन नहीं रखेंगे, वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, दरबार में जाकर के सिजदा नहीं करेंगे, सिजदा नहीं करेंगे। सिजदा मतलब सर झुकाना, प्रणाम करना, वो सब, सलामी देना, वो सब कुछ नहीं। और जब भी दरबार जाएंगे अपने वेपन्स यानी हथियारों को लेके जाएंगे। अकबर बोला ठीक है, लड़ाई करने से बेहतर है आपकी इन बातों को मानना। मान लिया अकबर, क्योंकि अकबर को तो अपना नाम फैलाना था, पावर पैसा चाहिए था, उसे युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ खास। अब बारी आता है मेवाड़, बीकानेर और जालोर का, जैसलमेर 1570 का बात है। हुआ क्या, उस वक्त मारवाड़ या जोधपुर बोल लो, जोधपुर दोनों एक ही है, नाम था उस वक्त। उसके रूलर थे चंद्र सिंह,
चंद्रसेन, चंद्रसेन। बीकानेर में कल्याणमल, बीकानेर में कल्याणमल, और जैसलमेर में, जैसलमेर में हर राय, हर राय। ये रूल थे। ये तीनों अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली कि हाँ हम आपके अंडर हैं, आप करके स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रसेन थोड़ा बहुत विद्रोह करना भी चाहा लेकिन नहीं हुआ कुछ काम। लास्टली चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन जो है अपने बेटे उदय सेन, उदय सेन को भेज देता है कि जाओ तुम अब मेरा गद्दी संभालो, हम तो रिटायर हो गए। उदय सेन मुगलों के साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए अपनी बेटी जगत गोसाई, क्या नाम है, जगत गोसाई का विवाह करवा देता है, किससे, शाहजहां से, शाहजहां से, ठीक है, जो कि इसका पुत्र होगा। जगत गोसाई की पत्नी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जगत गोसाई की शादी करवा देता है सलीम से। हाँ, जगत गोसाई की शादी करवा देता है ये सलीम से, सलीम यानी जहांगीर। और सलीम और जगत गोसाई के बेटे का नाम था क्या, शाहजहां, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सबसे खतरनाक अकबर का अभियान, जिसे हम लोग बोलते हैं हल्दी घाटी का अभियान। 1576 में हुआ क्या, हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में उदय सिंह, यानी हल्दी घाटी वाले एरिया में जी युद्ध होता है। कहानी क्या था कि उदय सिंह का मृत्यु हो चुका था और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे हुए थे। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर था पहले, उससे वो कोमलगढ़ कर चुके थे। अकबर यहां पर हमला करना, पहले तो संधि करना चाहा, संधि के लिए लोगों को भेजा, महाराणा प्रताप डिनाई कर दिए। अब युद्ध तय था, हल्दी घाटी के मैदान में लोग जुड़े, कौन कौन, महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए शेरशाह सूरी का एक वंशज हकीम खां सूर आया, हकीम खां सूर। और अकबर के साइड से, अकबर के साइड से मान सिंह था, मान सिंह। तो एक तरफ ये दोनों और एक तरफ ये दोनों अपने अपने मोर्चा को संभाले हुए थे एक दूसरे से भिड़ने के लिए। कुछ बहुत सारे लोग इसे हिंदू मुस्लिम का युद्ध बोलते हैं, लेकिन ये गलत बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ इस महाराणा प्रताप हिंदू का मदद करने एक हकीम खान सूरी मुस्लिम आया, तो दूसरी तरफ अकबर जैसे हिंदू का मदद, मुस्लिम का मदद करने मान सिंह जैसे हिंदू व्यक्ति आए। महाराणा प्रताप बड़े फेमस है। महाराणा प्रताप ने जो किया उसके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत कम पता चलता है। महाराणा प्रताप के बारे में लोकगीत भी है उधर कि मारो मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप। ये जो महाराणा प्रताप थे, इनके ये हकीम खां सूरी बोल दिए थे कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे हाथ से ना शमशीर छूटेगा, यानी ना ही तलवार छूटेगा, ना ही लगाम छूटेगा घोड़े का। हुआ भी यूं, अंत में लड़ाई के अंत में क्या होता है, हकीम खां सूरी दोनों साइड से तलवार लिए जा रहे थे, दोनों साइड तलवार फैलाए हुए थे, दोनों साइड से दुश्मन आ रहा था। एक साइड के दुश्मन को काट दिए, दूसरा साइड वाला दुश्मन इनके सर को धड़ से अलग कर दिया घोड़े में बैठे बैठे। लेकिन अंततः हकीम खां सूरी की एक हाथ में तलवार मरने के बाद भी बंधा रहा और दूसरे हाथ में घोड़े का लगाम नहीं। और इसी कारण से कहा जाता है हल्दी घाटी का पठान वीर, ना लगाम छूटी ना शमशीर। अलग बात है यहाँ पर मुगलों को शिकस्त मिला, लेकिन इस बात पे विवाद है, बहुतों को बोलना है कि नहीं महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इस बात पर संदेह भी है। इसलिए हम यही मान के चलते हैं महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकार किया। महाराणा प्रताप के घोड़े थे चेतक, चेतक का एक पैर कट चुका था, मात्र 3 पैर में था चेतक, फिर भी अपने महाराणा को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के बाद ही वो गिरा। तो आप समझ सकते हो कि इस हल्दी घाटी के कण कण में सूरवीरता था, कण कण में राष्ट्र प्रेम था, कण कण में ईमानदारी था। अल्टीमेटली इस युद्ध के बाद
महाराणा प्रताप अकबर को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए भारत में एक नया युद्ध पद्धति लाते हैं जिसका नाम पड़ा गोरिल्ला या छापामार, जिसे आज हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं, जिसे स्टार्ट किए थे इंडिया में महाराणा प्रताप, फिर लीक अंबर इसे लेकर आगे चला, फिर शिवाजी ने इसका बहुत इस्तेमाल किया और लास्टली बाजीराव प्रथम भी इसका इस्तेमाल किए थे। ये हल्दी घाटी का कहानी है। अब लास्टली है यहाँ का राजपूताना में गुजरात। गुजरात का कहानी है 1572 ईस्वी। गुजरात में कोई बड़ा रूलर था नहीं और गुजरात का खूबी क्या, ये इकोनॉमिकल हब था, बिजनेस हब था। अकबर को चाहिए था, शासक था उस वक्त मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह थर्ड। अकबर यहां पर आक्रमण करना चाह रहा था, गुजरात को जीतना चाह रहा था। वहां पर राजकुमार था, मुजफ्फर शाह का जो बेटा था राजकुमार इत्तेमाद खां, वही अकबर को बुलाया कि तुम मेरे बाप को मारो ताकि मुझे गद्दी मिले, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अकबर यहां पर पहुंचा। अकबर पहुंचा तो सारे ये हार चुके थे मुजफ्फर शाह, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहां पर अकबर एक संगठन बनाता है और मिर्जा अजीज कोका को उस संगठन का हेड बनाकर सौंप देता है। मिर्जा अजीज कोका। फिर क्या हुआ, मिर्जा अजीज कोका 6 महीने के बाद विद्रोह कर दिया। अकबर यहां पर फिर पहुंचा, यहां पर अटैक उटेक करवाया। अटैक में अकबर फिर जीत गया और इसी याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था। फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया, बुलंद दरवाजा। लास्टली यहीं पर अकबर पहली बार समुद्र देखा था, पुर्तगालियों से मिला था, वो सब हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे अब है ईस्ट इंडिया का अभियान। ईस्ट इंडिया का अभियान का अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया का बात करें अभियान का, तो इसमें बंगाल और बिहार वाला रीजन आएगा। बिहार, यहां पर अफगानों का शासन था, वही शेरशाह सूरी के वंशजों का शासन था। तो सबसे पहले 1564 ईस्वी में बिहार का जो गवर्नर था सुलेमान करनी, सुलेमान करनी वो बंगाल को अपने अधीन कर रखा था। बिहार का गवर्नर था, बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार भी किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुलेमान का बेटा जो था दाऊद, वो बोला कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते, हम रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट कर दिया। तो एक तरफ से मुगलों के साइड से यहां पर पहुंचा मुनीम खां और एक तरफ से था दाऊद। इस युद्ध में मुगल मुनीम खां जीत गया। ये हुआ था 1574 में। लेकिन फिर अगला बार 1 साल बाद दाऊद बगावत कर दिया। 1575 में इस बार फिर मुनीम खां गया दाऊद से युद्ध लड़ने। इस बार फिर मुनीम खां जीत जाता है, दो बार जीता और अल्टीमेटली ये फिर पूरी तरीके से मुगलों के अंडर आ गया। अब है नॉर्थ वेस्ट में 3 इलाका। पहला है काबुल, तो पहुंचेंगे हम लोग काबुल का कहानी है 1581 ईस्वी में। यहां पर क्या हुआ, यहां काबुल के रूलर थे हकीम मिर्जा को हटा करके इसकी बहन बदखुशीना बेगम जो थी को यहाँ का सूबेदार बनाना चाह रहा था मुगल, यानी अकबर। मुगल मतलब अकबर। तो इसी बीच में क्या होता है, ये जो चाह तो रहा था, उसी बीच में क्या होता है कि अकबर हकीम मिर्जा के मरने का इंतजार करने लगा। सोचा किस लिए हम युद्ध करें, मरने वाला है, उम्र तबीयत खराब है, उम्र हो रखा है। यहाँ पर हकीम मिर्जा का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद राजा मान सिंह को ये सौंप दिया जाता गद्दी। पहले तो ये चाह रहा था कि इसकी बहन को सूबेदार बना भी दिया था, ठीक है, बना भी दिया था, इसकी बहन को सूबेदार बना भी दिया था, ठीक है। लेकिन उसी बीच
इस हकीम मिर्जा का जैसा ही मृत्यु हुआ, मान सिंह को सौंप दिया काबुल। मान सिंह ये यहाँ का सूबेदार बन गया। फिर यहाँ पर आता है बात कश्मीर का। कश्मीर जो कि 1585 से 1586 तक चला है यहाँ पर काम। यूसुफ खान, यूसुफ खान यहाँ का रूलर वर्सेस मुगलों के साइड से गया था भगवान दास, भगवान दास, और इसी का साथ देने के लिए था कली महरम, कली महरम, ठीक है, ये मुगलों के साइड से था। इसमें भी मुगल जीते। फिर सिंध पर अटैक किया, उसमें भी मुगल जीते। अल्टीमेटली हर जगह जीत गया मुगल इधर। अब आता है साउथ का बारी। साउथ का अगर बात करें तो मुगलों में अकबर वो पहला रूलर है जो साउथ इन्वेजन किया है। साउथ में 4 साम्राज्य था, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। एक एक करके सबों को देखेंगे। 1591 ईस्वी का कहानी। अकबर अपना एक दूत भेजता है साउथ में। वहां पर क्या हुआ, शहजादा मुराद, शहजादा मुराद, उसके साथ था अबू रिहान, अबू रिहान और आसिर। ये 3 व्यक्ति जो कि मेनली बुरहानपुर या खानदेश में रूल कर रहे थे, खान देश में रूल कर रहे थे। यहीं पर भेजा अपने दूत को। तो यहां पर इस दूत के साथ कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बहुत बड़ा समस्या हुआ। नॉर्मल ठंडे वस्ते में यहाँ पर काम हो गया। ठीक है, उस तरीके से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हर जगह पर हल्के में ही काम हो गया। कहीं पर वैसा कोई बड़ा ऐसे युद्ध नहीं करना पड़ा। ठीक है, और दक्षिण विजय के बाद ही अकबर जो था वो सम्राट का पदवी धारण करता है। क्या, सम्राट, सम्राट का पदवी धारण करता है। अब है अकबर का धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी। अभी तक तो हम लोग उसका एक्सपेंशन नीति देखे थे, अब रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे। धार्मिक नीति का बात किया जाए तो अकबर एक उदार व्यक्ति था, इसलिए इसने सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का स्थापना किया। ये क्या था भाई सुलह ए कुल? ये बोलता था सार्वभौमिक समन्वय, सार्वभौमिक सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस की बात करता था। अकबर बोला कि युद्धबंदी को दास ना बनाओ, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दो, जजिया कर बंद करवा दिया। ठीक है, सूफी संतों को भारत में आने दिया और 3 व्यवस्था लाया, इबादत खाना, मजहर और दीनी इलाही। एक एक करके उन तीनों को देखेंगे। पहला है इसका इबादत खाना, इबादत खाना। इसका स्थापना 1575 में ये किया है। क्या था, फतेहपुर सिकरी में किया है ये। कहां पर, तो लिख लीजिए फतेहपुर सिकरी। यहां पर क्या करता था कि हर थर्सडे को धार्मिक विषयों पर चर्चा करवाता था, जिसमें अलग अलग धर्म के धर्म विशेष, धर्म गुरु टाइप के लोग आते थे, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई सारे, और उनमें चर्चा करवाता था। इस चर्चा के दौरान ही अकबर को समझ में आ गया कि हर धर्म का मूल एक ही है, परमेश्वर की प्राप्ति, आपस में भाईचारा। तभी अकबर ने इससे प्रेरित होकर के मजहर का घोषणा किया। मजहर कब, तो 1579 में। इसमें क्या होता है, मजहर में बोला कि धार्मिक गुरुओं में अगर मतभेद हुआ तो उसमें आखिरी निर्णय मेरा होगा, यानी अकबर का होगा। दूसरा ये बोला कि लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे का धर्म समझना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये धार्मिक समस्याओं को का समाधान करने के लिए मजहर लाया था। इसी तर्ज पर आगे जाकर वो लाता है दिन ए इलाही 1582। दिन ए इलाही में क्या हुआ, ये एक ईश्वर का बात किया, एक ईश्वर, सबका मालिक एक टाइप से। और इसी कारण से वदायनी
और अबुल फजल इसी दीन इलाही को तौहीद इलाही भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी वजह से बदायनी जो है इसी वजह से अकबर को काफिर भी बोलते हैं, यानी कि गैर मुस्लिम तक का दर्जा दे दिया। अकबर जब काबुल जीता तो काबुल जीतने के बाद ही इस दीन इलाही का स्थापना किया। ये दीन इलाही क्या था? ये धर्म नहीं था, ये एक लाइफ स्टाइल था, लाइफ स्टाइल, जो कि एक परमेश्वर को मानता था और किसी को नहीं। इसमें बोला गया कि मांसाहार नहीं करना है, कम उम्र की महिलाओं से या वृद्ध स्त्रियों से विवाह नहीं करना है, फिर जो भी धर्म है सभी धर्मों का आदर करना, ये सब बात बोला गया। इसे अपनाने वाला एक ही व्यक्ति था हिंदू में अगर बात किया जाए तो बीरबल। चलिए यहां तक देखें। अब हम लोग जानेंगे अकबर का इकोनॉमिकल पॉलिसी। इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या था उसका? तो पहला उसका मुद्रा प्रणाली है ना, करेंसी उसका कैसा था, क्या सिस्टम था? तो 1577 में ये एक टकसाल, यानी जिसे आज का आरबीआई समझ लो, उस वक्त का आरबीआई, यानी पैसा बनाने के का जो स्थिति था उसमें सुधार लाया। दिल्ली में स्टेब्लिश किया ये, एक टकसाल दरोगा भी बना दिया। सूबों में भी बहुत सारे सूबों में टकसाल प्रमुख बनाया, यानी एक तरह से हर एक जोन में करेंसी का हेड। सिक्कों का टाइप कैसे था? इसके सिक्कों से ही पता चलता है इसका सेक्युलर भावना। इसके सिक्कों में एक था राम सिया। क्या था? राम सिया, जिसे सिया राम भी बोलते हैं। सिया राम, सिया के राम यानी सीताराम। दूसरा, जैसे शेरशाह सूरी चांदी का के लिए रुपया और तांबे के लिए दाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चांदी के सिक्के के लिए रुपया और तांबे के लिए दाम, उस तरह से इसने भी सिल्वर कॉइन को रुपया कहा और कॉपर के कॉइन को दाम कहा। दूसरा, गोल्ड कॉइन्स भी चलाया, ऐसा नहीं कि गोल्ड नहीं चलाया, गोल्ड कॉइन्स भी चलाया। ये था उसका इकोनॉमी। और अकबर का सबसे जो फेमस चीज है उसके 9 रत्न है ना, 9 रत्न। 9 रत्न में कौन कौन थे? पहले थे भाई बीरबल। अकबर का बीरबल देखे हो ना, बीरबल, जिसका एक्चुअल नाम था महेश दास है ना। बीरबल का एक्चुअल नाम महेश दास, कहानीकार, वास्तुकार, कवि, ब्राह्मण व्यक्ति था। दूसरा अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखा, अकबरनामा भी बोलते हैं उसे। तीसरा टोडरमल, ये टोडरमल भूमि सुधार पर काम करता था, लैंड रेवेन्यू पर। फिर है, जस्ट मिनट, चौथे नंबर पर तानसेन। इसका एक्चुअल नाम था रामतून पांडे, ग्वालियर में जन्म हुआ था। ये संगीत सम्राट, तानसेन जानते भी, संगीत के लिए फेमस है। फिर है मान सिंह, मुगलों के एक्सपेंशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। देन आफ्टर अगर हम लोग देखें और आगे, तो उसके बाद हमें दिखेंगे छठे नंबर में अबू रहीम खाना, अबू रहीम, जिसे खाना को उपाधि दिया गया। ये बैरम खान का बेटा था। फिर था फैजी, अबुल फजल का बड़ा भाई, ये भी कवि था। 8वें नंबर पर हम लोग देखते हैं मुल्ला दो प्याजा। आज जो सुनते हो चिकन 2 प्याजा, मटन जो 2 प्याजा, पनीर 2 प्याजा, इसी का देन है। और एक था हकीम हुक्म कौन था? ये खान सामंत, सबसे प्रधान खान सामंत। तो ये था बाबू टोटल अकबर की कहानी, अकबर के बारे में, अकबर से रिलेटेड। उम्मीद है आप सबों को ये पूरे अच्छे तरीके से अकबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। अगर और भी इस तरह के वीडियोज को देखना चाहते हो फ्रीली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो।